Good morning, student. Welcome to Teresa Children's Senior Secondary School online and digital class. Class 11, Political Science, चैप्टर नंबर 3, चुनाव और प्रतिनिधित्व। आज हम विश्व के अलग अलग देशों में होने वाली चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे कि चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, उसको किस तरीके से समझा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके बुक में इसका एक परिचय दिया हुआ है। क्या आपने कभी शतरंज के खेल, यदि इसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा, या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर ना हो तो क्या होगा। प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए जिसके निर्णय को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न करने के भिन्न भिन्न नियम व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए मशीनरी भी चाहिए, और चूंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए, इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता था। चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। यानी जिस तरीके से किसी खेल की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसके नियम कानून को पहले से निर्धारित किया जाता है, उसी तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष ढंग से पूरा करने के लिए हमें उसके नियमों को, उसके कानून को और उसकी मशीनरी के बारे में हमारे संविधान में पूर्ण रूप से वर्णित कर दिया जाता है। और इसके पीछे कारण ये होता है कि ये जो नियम कानून है वो उस चुनाव प्रक्रिया को सही और सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान से में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधान को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिया गया, हम उन्हें भी देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से आपको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा। यानी कि कहता है कि इस चुनाव में, इस चैप्टर के अंदर हम संविधान के द्वारा वर्णित प्रतिनिधित्व और संवैधानिक प्रावधानों की किस नियम प्रक्रिया के द्वारा चुनाव को संपन्न कराया जाता है, उसके लिए किस प्रकार की निष्पक्ष व्यवस्था की जाती है, किस प्रकार की मशीनरी और सरकारी व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इस अध्याय के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, कहता है निम्न बातों को हमें इसमें पता चलेगा। वो बातें कौन कौन सी हैं? पहली है चुनाव की विभिन्न विधियां, यानी कि चुनाव कराने के कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषता, यानी कि हमारा जो देश भारत है, यहाँ पर किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, इसका अध्ययन भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व, और कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी देश में किस तरीके से संपन्न कराया जाता है, इसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। और लास्ट पॉइंट है चुनाव सुधार पर होने वाली बहस, यानी चुनावों के अंदर होने वाली, जैसे पहले के समय में जो चुनाव होते थे वो मत पत्रों के द्वारा होते थे, आज जो है वोटिंग मशीन लगाई गई है जिस पर आप जाकर के अपना थंब लगाते हैं और आप जो है सीधे डिजिटल तरीके से वोटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से चुनाव में क्या बदलाव लाया जाए या चुनाव को किस तरीके से और ज़्यादा निष्पक्ष बनाया जाए, उसके बारे में भी हम इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी समझ से। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है चुनाव और लोकतंत्र, हमारा जो टॉपिक आता है चुनाव और लोकतंत्र। कहता है आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में दो प्रश्न पूछ कर अध्याय की शुरुआत की। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, और क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? यानी कि चुनाव के बिना एक जनता, लोकतंत्र क्या है? जनता के प्रतिनिधि या जनता के द्वारा किया गया शासन। और क्या ऐसा संभव है कि अगर देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया चालू नहीं हो तो क्या लोकतंत्र वास्तव में काम करेगा या नहीं करेगा?
इसके बारे में इसके अंदर हमको सोचना पड़ेगा। और क्या बिना लोकतंत्र के भी किसी देश में चुनाव प्रक्रिया कराई जाती है या नहीं, इस चीज के बारे में हम इसके अंदर कहते हैं। कहता है पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ पढ़ा उसके उदाहरण का प्रयोग करते हुए हम इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। पहले प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकताओं के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी नागरिक प्रत्यक्ष से भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। यानी कि देखिए हर एक बात का निर्णय, क्योंकि आज भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत देश के अंदर लगभग 1.5 अरब लोग रहते हैं और हर एक निर्णय में सभी को शामिल किया जाए ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उन बातों पर निर्णय लेता है और फिर उसको सरकार के माध्यम से या देश के कानून के माध्यम से सभी क्षेत्रों पर लागू करता है। इसीलिए लोकतंत्र का होना या चुनाव का होना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जरूरी माना जाता है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए इस चुनाव प्रक्रिया को लागू करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो कहता है कि अगर हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा हमारे बीते हुए चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में चला जाता है। ठीक है, कहता है कि तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्रायः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। कहता है कि जो डायरेक्ट अपने हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी, जनसंख्या कम होगी, वहाँ पर लोग डायरेक्ट सरकार से बातचीत करके हर फैसले में सहमति, ये जैसे कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाओं में इस तरीके के। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें, लाखों करोड़ों लोगों की बात करें, तो ऐसे स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कहीं ना कहीं प्रतिनिधि ही जो है वही चुनाव प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और उनके द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के द्वारा ही देश की प्रक्रियाओं को संचालित किया जाता है। तो ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रियाओं के भी तरीके क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कहता है कि लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते थे। यानी पुराने जो हमारे यूनान था वहाँ पर लोकतंत्र की जो प्रक्रिया थी वो प्रत्यक्ष थी। उसमें जनता जो है डायरेक्ट जा करके किसी फैसले में हस्तक्षेप कर सकती है। या आज के समय में हम किसी छोटी संस्था के बारे में कहते हैं, जैसे ग्राम सभा हुई या अपने घर के किसी सदस्य के बारे में कोई निर्णय है, तो ऐसी स्थिति में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। लेकिन अगर पूरे देश या पूरे स्टेट के ऊपर हम बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में ही हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निकटतम उदाहरण है, लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों के निर्णय लेने होते हैं तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाने वाले शासन से ही माना जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या कहता है हमारा ये चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व। कहता है कि ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। जब किसी देश की जनता के द्वारा कुछ व्यक्तियों का चयन किया जाता है या उनको चुनाव में वोटिंग करके उनको विजयी बनाया जाता है, तो जो ये प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, चुनाव प्रक्रिया कहते हैं, या इसको हम निर्वाचन भी कहते हैं। ठीक है, कहता है अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है और वह इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। नागरिक इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या से में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि देखिए, जब
हजारों लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को, चाहे हमारे देश के अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ये पाया जाता है कि जनता जो है वोटिंग करके इनका चुनाव करती है और वही लोग हमारे लिए कुछ नियमों और कानूनों का निर्माण संसद में बैठ करके हमारे ऊपर लागू करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको चुनने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये प्रक्रिया जो है अगर जितनी अच्छी और सुचारू रूप से संचालित होगी और निष्पक्ष होगी, उतना ही देश के हित के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी और इससे जो देश है उसका विकास और लोकतंत्र का विकास होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए ये निर्वाचन प्रक्रिया अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या कहलाती है, महत्वपूर्ण कहलाती है। आगे कह रहा है दूसरे प्रश्न में हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक के साथ साथ गैर लोकतांत्रिक देशों में भी जो वहाँ की सरकारें होती हैं वो भी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराती हैं, लेकिन इस प्रकार से संपन्न कराती हैं कि उनको किसी प्रकार का कोई खतरा ना उत्पन्न हो, यानी कि उनके शासन पर उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है और वो दुनिया को दिखाने में लगी रहती हैं कि वहाँ की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जनता के हितों के लिए काम कर सकती है। जैसे आज के समय में चीन के अंदर ऐसी व्यवस्था है, या हम उत्तर कोरिया की बात करते हैं, वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था है कि वहाँ पर जो शासक है वो अपने आप में, अब जैसे उत्तर कोरिया का ही हम उदाहरण ले लें तो उत्तर कोरिया में एक ही परिवार का व्यक्ति हमेशा वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जनता को या लोगों को दिखाने के लिए या विश्व को दिखाने के लिए ये किया जाता है कि वहाँ पर भी चुनाव कराए जाते हैं। ऐसे देशों को हम गैर लोकतांत्रिक देशों की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कहता है वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। क्योंकि आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं। अपनी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी एक लोकतांत्रिक देश और एक गैर लोकतांत्रिक देश में यही अंतर होता है कि जो लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ चुनाव की प्रक्रिया जनता के द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों के अंदर चुनाव जो कराया जाता है वो सरकार इस तरीके से कराती है कि उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है या उसके शासन पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। कहता है इस बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन कौन से होते हैं, कि कौन मत देने के लिए योग्य है, यानी किसको वोटिंग करनी चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर युवा वर्ग जो है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वो सभी लोग वोटिंग करने के अधिकारी पाए जाते हैं, यानी ये उनकी योग्यता है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है इसकी भी एक रूपरेखा, एक तरीका बनाया जाता है हमारे साथ। मतदाता अपने प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? खुद वोटिंग करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे? गुप्त मतदान प्रणाली का यूज होगा कि सहमति से होगा? वो उसकी भी प्रक्रिया संविधान में वर्णित। मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, इन सभी बातों को कहीं न कहीं संविधान के अंदर वर्णित किया जाएगा और इन्हीं नियमों के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। ठीक है, कहता है अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देखते हैं कि हमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है जिससे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके। अतः 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व
और इस अध्याय में हम न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के बारे में बताना था। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन दो पहलुओं के बारे में, यानी कि जो पहले 3 प्रश्न है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और बाद के जो 2 प्रश्न थे उनके बारे में भी हम इस अध्याय के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इससे आगे की जो क्लास होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और साथ में अगर किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में कोई समस्या होती है तो प्लीज़ मेरे नंबर पर आप संपर्क करके अपने समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।